एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल एंड लेट फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू एन वेयर एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, शो दैट एफ इज 1 बट नॉट ऑन टू। अब आपको बताना है कि ये जो एफ है ना ये 1 है बट ऑन टू नहीं है। और आप इसमें चेक कर सकते हो बेटा, जो आपका एफ एक्स डिफाइंड है ना ये बेसिकली आपका ए टू एन डिफाइंड है। तो मतलब जो आपकी डोमेन आएगी वो आपकी ए सेट में से निकल के आएगी और जो आपकी रेंज आएगी वो आपकी एन मतलब नेचुरल नंबर के सेट से निकल के आएगी। और फंक्शन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है दैट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, इट इज अ फंक्शन गिवन है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। अब हमको इसमें बोल रखा है कि जो आपकी क्लास 10th है उसके अंदर आपके पास में 50 बच्चे हैं, ठीक है ना। आप सब लोग स्कूल में पढ़ते हो, कभी ना कभी पढ़े तो हो गई स्कूल के अंदर। तो वी नो अगर हम यहाँ पे ए सेट बनाए, अगर अपन एन सेट बनाए, ठीक है ना, तो ए सेट के अंदर आपके पास में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 50 एलिमेंट्स हैं, जो 50 बच्चों की बात की जा रही है। 1 2 3 4 5, या फिर आप चाहते होंगे नंबर को आप है ना, क्योंकि आपको स्टूडेंट एक्स बोला उसको x1 x2 x3 ले लेना, ज़्यादा जहाँ सही माना जाएगा ये, क्योंकि आपको फंक्शन में बोला गया है कि स्टूडेंट को x से नोट कर रहे हैं। लेट दिस बी x1 x2 x3, ये कहाँ तक आएगा, x50 तक आएगा। 50 बच्चे हैं आपके पास में। अब जो नेचुरल नंबर का सेट होता है बेटा उसके अंदर कोई 50 नंबर थोड़ा होता है, वो तो 1 से लेके शुरू होता है और इन्फिनिटी जाके खत्म होता है। आते सारी इंटीग्रल वैल्यूज ही हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। जब लिख दिया 1 2 3 4 5, ये 50 और ये एंड तक कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये होगा। अब आप सब स्कूल के अंदर पढ़ रखे हो, आपको अच्छे से पता है कि स्कूल के अंदर एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बच्चे के 3 3 4 4 बड़े बड़े रोल नंबर हैं, फिर सरकारी रोल नहीं होता वहाँ पे ऐसा। तो सेम क्लास में तो सेम ही रोल हाँ, एक ही रोल नंबर होता है। तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई स्कूल में बोला रोल नंबर 5 एक ही बच्चा प्रेजेंट बोल रहा है, 10th तक एक ही बच्चा प्रेजेंट बोले जा रहा है, प्रॉक्सी लगाना अलग बात है, बट ठीक है एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता है कुल मिला के। सो वी नो दैट एवरी स्टूडेंट विल हैव अ डिस्टिंक्ट रोल नंबर, ठीक है ना। Yes, every student will have distinct roll number, therefore fx is 1 1। आपका fx 1 1 तो हो गया इस सबसे जगह जाकर। ऑन टू की बात करें, ऑन टू की कंडीशन सिंपल सी थी कि n सेट के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन हमें पता पड़ रहा है सिर्फ 50 एलिमेंट्स की प्री इमेज आ रही है। आफ्टर 50 किसी भी एलिमेंट की आपको प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलने वाली, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा इन सेट n आफ्टर 50 नो एलिमेंट हैज प्री इमेज इन सेट A, therefore it is not on to। इसका मतलब ये on to नहीं। तो इस तरीके से आपको है ना चीजें लिखनी होती हैं। एरो डायग्राम भी बना दोगे तो और अच्छी बात है, और अच्छे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आंसर के अंदर, मार्क्स कटने की गुंजाइश और कम हो जाती है, ठीक है ना। कोशिश करना अगर एरो डायग्राम बना सको तो काफी हेल्प मिलती है इससे आपको, है ना। नेक्स्ट टू एग्जांपल नंबर 8, शो दैट द फंक्शन f n to n, आपको यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो n to n डिफाइंड है। शो दैट द फंक्शन n to n गिवन बाय fx इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब आपको बताना है कि नहीं 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। पता है एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपके इसमें 1 1 ऑन टू वर्ड लिखे हुए हैं, हो सकता है आपको बोला जाए कि ना प्रूफ करो कि आपका क्या है इंजेक्टिव है पर सब्जेक्टिव नहीं है। तो यू मस्ट बी अवेयर कि इंजेक्टिव किसको बोलते हैं, 1 1 को बोलते हैं, सब्जेक्टिव ऑन टू को बोलते हैं। बाइजेक्टिव के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। मोस्टली एग्जाम में बेसिकली बेटा इंजेक्टिव सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। चलो उसको भी चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो fx है 2x के बराबर आपको दे रखा है, आपको बताना है कि ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव सॉरी इंजेक्टिव है पर सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आप है ना बात करो 2x की, ठीक है, अगर आप 2x यहाँ पे बात करोगे सो गिवन वैल्यू अगर आप ऐसा बोलो
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो डोमेन के अंदर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे तो आपकी डोमेन तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट अगर आप यहाँ पे रेंज की बात करोगे तो आपकी रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपको 2x के बराबर दे रखा है, बिकॉज y इज इक्वल टू 2x and 2x represents इवन नंबर, क्योंकि जो आपका 2 का मल्टीपल होता है वो हमेशा एक इवन नंबर ही निकल के आने वाला होता है। रियल नंबर के केस की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की केस की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर के केस में इवन नंबर निकल के आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर से आपके नंबर 1 2 3 4 ही काउंट होते हैं, पॉइंट के नंबर आपके काउंट, डेसिमल वाले नंबर आपके काउंट होते नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये तो पता पड़ गया कि हर x की वैल्यू के लिए आपको सेट y के अंदर या फिर आपको n के अंदर आपको एक ना एक इमेज मिल जाएगी। Therefore for every value of x there will be an image in n, ठीक है ना। but the odd numbers in y will not have a pre-image in x belongs to n। जो आपके यहाँ पे ऑड नंबर आने वाले हैं y के अंदर, जैसे अगर आप इसको एरो डायग्राम से भी चेक करना चाहो तो आप और ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये इनफिनिटी तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी इनफिनिटी तक चलेगा। तो दिस इज बेसिकली योर डोमेन, जहाँ से आप डोमेन लोगे यहाँ से आपको उठा दो, रेंज उठा दो, तो आप चेक कर सकते हो बेटा। अगर आपने 1 लिया तो आपको क्या इमेज मिलेगी, 2 2 लिया तो 4 मिलेगा, 3 लोगे तो 6 मिलेगा, 4 लोगे तो 8 मिलेगा, क्योंकि आपके पास में फंक्शन ये रखा है y इक्वल टू 2x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस 1 की कोई प्री इमेज नहीं बनने वाली, इस 3 की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, 5 की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, 7 की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। मतलब जो आपके पास में सेकंड सेट के अंदर ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनने वाली, देयरफॉर इट इज नॉट ऑनटू, देयरफॉर इट इज नॉट onto but only 1 1। इसका मतलब ये onto नहीं है, ये बस आपका 1 1 है। तो एरो डायग्राम से तो आपकी चीज़ बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। अगर एरो डायग्राम आपको एकदम अलाउड कर देते हैं ना, ऐसे होता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ती है। मतलब सिर्फ एरो डायग्राम से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब एग्जाम्पल 9 देखना, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अच्छा तो क्या फंक्शन तो सेम ही है, बट इसके अंदर आपकी जो डोमेन और जो कोडोमेन है ना वो आपकी बेसिकली यहाँ पे चेंज कर दी है। इसमें आपको बोला गया दैट प्रूफ दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, इस बार आपका फंक्शन है ना ये रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, और फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है f(x) इक्वल टू 2x, और आपको इसको प्रूफ करना है कि इस 1 1 एंड आउट, मतलब आपको इसका पे बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन इसका यही आएगा कि प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपको इसको इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों ही प्रूफ करना पड़ेगा, 1 1 आउट दोनों ही प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो पता है फंक्शन सेम ही है जो आप लोगों का जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, लेकिन चेंज कहाँ से आया है, आपकी ये जो आपका जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है ना, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट जो दे रखे हैं, यहाँ चेंज आ गया। पहले नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, अब रियल नंबर टू रियल नंबर है। यहाँ पे फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपके पास में सारी वैल्यूज आती हैं, रियल नंबर के अंदर आपके पास में आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज, सारी वैल्यूज आपके पास में निकल के आती हैं। तो अब इसको ध्यान से देखना, अगर आपने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश भी करें, एरो डायग्राम बनाने की, तो पहली बात तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, 1 2 3 3.1 3.2 सारी वैल्यू इसके अंदर निकल के आती है, कोई भी वैल्यू इसके अंदर आप बचा नहीं सकते।
और अगर आप यहाँ भी लगाना चाहो तो इन्फिनिटी से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.11 भी आ सकता है यहाँ पे आपके पास में, इसके बाद आपके पास में 2 आ सकता है, 2.1 आ सकता है, और ये इन्फिनिटी पे खत्म हो जाता है। तो आप इसमें वैल्यूज लिख नहीं सकते एग्जैक्ट कि ना, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा आप बोल सकते हो सर 0.111 भी लिख दो यहाँ पे, फिर तो आप, तो इसका कोई हिसाब नहीं है कि इसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। पर्टिकुलर इस केस के अंदर एरो डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ना कौन से वैल्यूज को लिखें और कौन सी वैल्यूज को छोड़ें। नेचुरल नंबर होल नंबर में तो समझ में आता है कि पॉइंट की वैल्यूज आती नहीं है, तो इंटीग्रल वैल्यूज लिखनी होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज नहीं लिखनी होती, इस वजह से इसका एरो डायग्राम मत बनाना, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली कर लेना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सो अगर बात करें हम इसके अंदर 1 1 की, तो वी नो नाउ फॉर x belongs to R there will be a distinct value in y belongs to R, ठीक है ना। आप x की कोई सी वैल्यू ले लो, उसके लिए आपके पास हमेशा एक डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल के आने वाली है, बिकॉज y इज इक्वल टू 2x। तो x और y के आपके दो अलग अलग दो सेम वैल्यू, आपकी दो x की वैल्यूज के लिए सेम वैल्यूज नहीं आ सकती। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, लेट x1 x2 belongs to R, ये आपका जो बेसिक तरीका है ना, हमने सीखा भी था। सो हमने ये तरीका देखा था एल्जेब्रिक तरीका, था x1 x2 लेट x1 x2 belongs to R। और अगर हम ऐसा मान के चल रहे कि है ना आपके पास में fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है, तो fx1 का मतलब है आपका इसमें क्या आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 काट देना, आपके पास में x1 इक्वल टू क्या आ गया x2 आ गया। इसका मतलब जब हमने ये माना कि दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, तो हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकल के आ गया कि नहीं नहीं वो एलिमेंट्स ही बराबर थे, तो मतलब एलिमेंट्स अलग अलग थे, देयरफॉर fx इज 1 1, आपका 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑनटू की। अब अगर नेचुरल नंबर होता ना तो हम सीधे से लिख सकते थे कि ऑड नंबर्स के यहाँ पे कोई भी प्रीमेश नहीं होगी, बट यहाँ पे तो ऑड नंबर की बात ही नहीं है। आपके अंदर है ना y के अंदर आपके पास में सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं, और आपके पास में x के अंदर भी सारी की सारी दुनिया के सारे नंबर इसके अंदर काउंट हो रहे हैं, रियल नंबर की यहाँ पे बात हो रही है, तो इधर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नाउ सिंस x belongs to R and y belongs to R, therefore for all y belongs to R there will be a free image in x belongs to R। ये हमने इधर लिख दिया रीजन, क्योंकि आपका x भी रियल नंबर को बिलोंग करता है और y भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो आपका कोई भी नंबर यहाँ पे छूटने से रहा, ठीक है ना। therefore fx is onto, ये आपका onto भी होगा और ये आपका 1 1 भी होगा, तो जो फंक्शन आपका 1 1 और onto दोनों होता है वो आपका क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। इसमें बोला कि शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू m, फंक्शन जो है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रखा है, और बोला गया है आपको इसमें एक और कंडीशन दे रखी है कि जो f1 है वही आपका f2 के इक्वल है और उसकी वैल्यू आपके पास में 1 के बराबर है, ठीक है। फिर आपको इसमें बोला है एंड fx इक्वल टू x माइनस 1, fx आपको x माइनस 1 के इक्वल दे रखा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, हमने मन से नहीं ली है, इस 1 1 बट नॉट सॉरी इस ऑन टू बट नॉट 1 1। अब आपको इसको बताना है कि ये 1 1 नहीं है। अब पता है क्वेश्चन में आपका है ना डायरेक्टली आंसर छुपा हुआ है कि ये 1 1 नहीं है। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, आपको fx दे रखा है x माइनस 1, f1 की इमेज भी क्या आ रही है 1 आ रही है, और f2 की इमेज भी क्या आ रही है 1 आ रही है। अब तो कह सकते हो कि हियर f1 is equal to f2 is equal to 1, therefore image of two elements
same, hence it is not 1 1। क्वेश्चन की पहली लाइन में आपको पहला आंसर भी दे रखा था यहाँ पे, आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू इक्वल कैसे हो गए? क्वेश्चन में दे एक्स रखा है, माइनस हमने नहीं माना। ये जो कंडीशन, जो फंक्शन आपको दे रखा है ना, ये आपको x ग्रेटर देन 2 के लिए दे रखा है, तो आप इस चीज को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये अलग से ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये फंक्शन डिफाइन सिर्फ कौन सी वैल्यूज के लिए है, x ग्रेटर देन 2 के लिए है, बट आपका फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रखा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो दिमाग में सवाल आएगा सर 1 और 2 का क्या, जब हम x के लिए 1 और 2 लेंगे तो उसका क्या होगा, उसके लिए आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने x को 1 लिया या फिर आपने x को 2 लिया, तो दोनों ही केसेस में आपको कैसी वैल्यू मिलती है, 1 वैल्यू मिलती है। तो इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि ये तो पहले आपको दे रखा है। अब बात करते हैं ऑन टू की। अब ऑन टू आपको यहाँ पे प्रूफ करना कि यस इट इज ऑन टू प्रूफ करना आसान है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आप 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो इस फंक्शन की बात है, क्योंकि ये फंक्शन से इसी रेंज, इसी डोमेन के ऊपर डिफाइंड हो रखा है पर्टिकुलर इस ये जो फंक्शन, मतलब ये पूरा का जो पूरा है ना, ये है तो इस पे डिफाइंड। अब इस पे आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, पहले पार्ट में बोल रखा है कि f1 और f2 जो है 1 के बराबर है, और दूसरे पार्ट में बोल रखा है जब आप x के वैल्यू ग्रेटर देन 2 लोगे तो आप फंक्शन को क्या ले लेना, x माइनस 1 ले लेना, ठीक है ना। इस यहाँ पे आपको बेसिकली ऐसा दे रखा है। तो अगर आप इसको बनाना भी चाहो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं पे, x इक्वल टू 1 पे दे रखा है, बेसिकली इस चीज को आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, जो आपको 3 पार्ट्स में दे रखा है। यहां से हमने बताया कि x की 2 वैल्यूज के ऊपर आपको fx सेम मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1, यहां से आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ऑन टू है नहीं। ऑन टू में सिंपल सा फंडा क्या लगता है आपका, कि आपका जो सेकंड सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज आपके n के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आराम से चेक कर लो। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो बेटा 1 की तो आपको ऑलरेडी प्री इमेज दे रखी है 1 के फॉर्म में और 2 के फॉर्म में। बात करते हैं 2 की, x आपका ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना, y तो आपका 2 आ सकता है, y तो 2 क्यों नहीं आ सकता आपके पास में। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में y क्या आ जाए, 2 आ जाए, उसके लिए x मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो अब आप खुद चेक कर लो, ग्रेटर देन 2 वैल्यूज ले रहे हो, यहाँ पे 1 आपके पास में, फिर आपके पास में y 2 भी आ रहा है, तो आपके पास में साइकिल आपकी इमेजेस प्री इमेजेस आने वाली है। आप इधर यहाँ लिख सकते हो लेट x इक्वल टू 3, तो आपके पास में f ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं, यहाँ से इसको 1 2 3 4 5 6 ये अब तो इनफिनिटी चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। 1 की इमेज भी क्या आ रही है 1, और 2 की इमेज भी क्या आ रही है 1, सॉरी प्री इमेज। मैंने उल्टा बोल दिया शायद ना, 1 की इमेज भी बना रही है और यहाँ से 2 की इमेज भी कैसे बना रही है। अब है ना, अगर मैंने x पे 3 रखा मेरे को 2 मिलेगा, 4 रखने पे 3 मिलेगा, 5 रखने पे 4 मिलेगा, 6 रखने पे 5 मिलेगा, 7 रखने पे 6 मिलेगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में आएगा कि अगर एंड में जाके हमारे पास में एक नंबर तो बचेगा ना, बचेगा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर का जो एंड होता है ना वो इन्फिनिटी पे जाके होता है। जब आपको एंडिंग ही नहीं पता कि एंड कहाँ पे होने वाला है, तो आप ये कैसे बता सकते हो कि इधर एंड में जाके एक नंबर बचेगा नहीं बचेगा। अगर आपका ये जो दोनों सेट होते हैं ना, अगर आपके दोनों फाइनाइट सेट्स निकल के आते हैं, उस केस के अंदर आप देखो कह सकते थे कि सर ये ऑन टू नहीं होगा अगर ये दोनों सेट आपके फाइनाइट होते तो, बट आपके दोनों सेट्स फाइनाइट नहीं है, ये आपके इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो आप मेरे को वो वैल्यू बता दो यहाँ पे, या तो कि ना सर जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी, अगर आप मेरे को बता सकते हो तो। मुझे तो नहीं पता, इनफाइनाइट सेट है, आखिरी वैल्यू पे निकल के आएगी, हमको क्या पता है यहाँ पे। तो इधर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट वाली चीज़ का भी। तो आप इधर लिख सकते हो क्लियरली, every element of second
first set. As the two sets are infinite, we do not know the last एलिमेंट. इस चीज का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आपके दोनों सेट्स इनफाइनाइट है तो हमें लास्ट एलिमेंट का पता ही नहीं, तो जो ये माइनस वाली चीज का यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. ऑन2 हो गया. ऑन2 हो गया. Therefore it is on2. वन वन तो आपका वही गया था और on2 के आपका हमें प्रूव हो गया. अभी 11th क्वेश्चन में आपको बोला है कि शो दैट द फंक्शन f r2 r डिफाइंड एज fx इक्वल टू x स्क्वायर. अब बेटा यहाँ पे पैराबोलिक फंक्शन दे रखा है. आपको बोला गया कि शो दैट इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन2. ना तो ये 1 1 है ना तो ये ऑन2 है. अब पता है अगर 11th क्लास में कॉनिक सेक्शंस पढ़ा हो ना तो दिस इज द फंक्शन फॉर पैराबोला. ये आपका पैराबोलिक फंक्शन है. इसका ग्राफ बनाना अगर आपको आता हो, सो लेट fx इक्वल टू y इक्वल टू x स्क्वायर. ये रहा आपके पास में आपका पैराबोलिक फंक्शन. देखो y इक्वल टू x स्क्वायर का सिंपल सा मतलब है कि x भले ही आपका नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए, y आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि y इक्वल टू x स्क्वायर है और x स्क्वायर आपको कभी नेगेटिव वैल्यूज देगा ही नहीं और y हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, मतलब y तो हमेशा आपको ऊपर वाली एक्सिस से काउंट करी जाएगी. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. ये इसका पे ग्राफ बनेगा. ठीक है. अब कोई बेटा ध्यान से देखो, आपका जो सेट है वो r टू r डिफाइंड है ना, और मतलब ये जो y बिलोंग्स टू आपका r भी होना चाहिए यहाँ पे. तो क्या ये रियल नंबर की जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं y की वो कहीं पे भी काउंट होती दिख रही है? यहाँ पे आपको आराम से चेक कर सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव y की कोई वैल्यूज आपको काउंट होती दिख ही नहीं रही है. तो ये ऑन टू तो वैसे ही नहीं हुआ, नेगेटिव वाली की कोई प्री इमेज ही नहीं बन रही यहाँ पे. और चेक करते हैं यहाँ पे, अगर आपने x को मान लो -1 ले भी लिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, दैट इज 1. या फिर अगर आपने x को 1 भी ले लिया तो y तो तब भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा ना. तो कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ -1 की वैल्यू f ऑफ 1 के बराबर आ रही है और वो 1 के बराबर आ रही है, मतलब -1 की भी सेम इमेज और 1 की भी सेम इमेज. तो 1 1 आपको पता लगा. मैंने गलत साबित करने के लिए एक एग्जांपल काफी होता है. गलत साबित करने के लिए हमें जनरलाइज नहीं करना होता चाहिए. वो एक एग्जांपल कोई सा भी देता हूं. देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 तो है ही नहीं. ऑन2 क्यों नहीं है? y की कोई नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती आपके पास में. हियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r y will be positive. So no negative values of y has a pre-image in x belongs to r. Therefore, it is not onto. y की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको कोई पॉजिटिव आपको कोई प्री-इमेज मिलेगी नहीं x belongs to r के अंदर. चेक कर सकते हो आराम से. नेगेटिव वैल्यू y की मिल नहीं सकती तो ये आपका क्या है? ऑन टू भी नहीं है. सो इट इज नीदर 1 1, इट इज नॉट ऑन टू.